दिस मैश गियर बी, और वो गियर बी जो है वो मैश कर रहा है ए के साथ भी और सी के साथ भी। ठीक है, ये सारी अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अभी तक सवाल नहीं पता लगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, और ये भी कह रहे हैं कि इट इज कैरिड ऑन एन आर्म ई एफ विच रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ ए एट 18 आरपीएम। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि हम जो आरपीएम देंगे यानी इनपुट जो जाएगा वो इस कैरियर को जा रहा है, यानी ई और एफ ये जो रॉड है ना, हम इसको आरपीएम देंगे, यानी इसको घुमाएंगे हाथ से पकड़ के। जब हम इसको हाथ से पकड़ के घुमाएंगे तो अब आगे ये सवाल पूछेगा कि भाई बताओ ए कितना घूमेगा, बी कितना घूमेगा, सी कितना घूमेगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल होते हैं, अमूमन ऐसे ही होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई विच रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ ए एट 18 आरपीएम, ये हो गया। अभी अगली बात कह रहे हैं कि इफ द गियर ए इज फिक्स्ड, गियर ए जो कि यहाँ पे रिंग गियर है, इफ दैट इज फिक्स्ड, अगर वो फिक्स कर दिया जाता है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर्स बी एंड सी। यानी कह रहे हैं कि इनपुट आ रहा है 18, कहाँ से आ रहा है, ई और एफ आर्म से, और गियर ए जो है उसको हम फिक्स कर दें, यानी उसको हम ब्रेक लगा दें। तो आप बताएं कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर्स बी एंड सी। ठीक है, तो आप बी और सी की स्पीड बताएं कि बी की रेवोल्यूशन क्या होगी, आरपीएम क्या होगी, और सी की रेवोल्यूशन क्या होगी। ठीक है, अगेन दिस इज द पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर हमने ए को फिक्स करना है, ठीक है, और ई और एफ को 18 आरपीएम देना है। ठीक है, तो अब इस तरीके के जितने भी सवाल आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टेबल को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये टेबुलर मेथड जो है आपको ये इसकी यूट्यूब पे बहुत सारी यानी वीडियोस भी मिल जाएंगी, और उस पर आप या इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो अब इसके अंदर अगर हम इस टेबल पे जाते हैं, लेट्स स्टार्ट विद, हम टेबल को फॉलो करें। अब टेबल के अंदर होगा क्या, टेबल के अंदर सबसे पहले आप ये देखें कि स्टेप्स क्या हैं, कंडीशंस ऑफ मोशन, और यहाँ पे हर एक एलिमेंट यानी इस पूरे गियर बॉक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं भाई। अगर आप गौर करें कि एक ए है, एक मिनट थोड़ा सा चार्जिंग का इशू है, लेट मी प्लग इन द चार्जर, जस्ट अ मिनट वेट। चलिए जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपको इस तरीके के जितने भी सवाल आएंगे तो उसके लिए तरीक़ेकार यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्लॉट, यानी आप इसका खाका बना लें कि आपको इस तरीके का टेबल बनाना होगा। अब ये हमेशा सेम नहीं रहेगा, हाँ अलबत्ता इसके अंदर जो ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम, ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी सेम। हाँ, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये चेंज हो जाएंगे, डिपेंड करता है कि गियर बॉक्स किस किस्म का है, कितने उसके अंदर आर्म लगे हुए हैं, कितने उसके अंदर प्लेनेट गियर्स हैं, और मजीद अभी जवाब जैसे हम सवाल करते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। ठीक है, तो अगर आप गौर करेंगे तो इसके अंदर क्योंकि 4 ही एलिमेंट्स हैं, मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि घूमेंगे, ए बी सी एंड ई एंड एफ। अब ए ई और एफ बजाते खुद कंपोनेंट्स नहीं है, लेकिन ये ई और एफ जो आर्म है ना, ये आर्म बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो टोटल 4 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि एक तो नंबर ऑफ एक स्टेप यहाँ से आप नोट कर लें, और दूसरा कंडीशंस ऑफ मोशन ये सेम रहेंगी, थोड़ी बहुत वेरी करेंगी, मैं आपको बता दूंगा। और नंबर ऑफ यहाँ पे जो कॉलम्स आएंगे रोटेशन रेवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स पे, वो आप स्टार्ट करेंगे यानी फ्रॉम द कैरियर। ठीक है, सबसे पहले आप कैरियर इसमें लगाएंगे, उसके बाद जो सबसे सेंटर वाला है वो लगाएंगे, फिर बाहर जाते रहेंगे। ठीक है, यानी अब यहाँ पे आप सबसे पहले वो लगाएंगे जिसके अंदर मोशन देना है, यानी ई और एफ आपने पहले सबसे पहले लिखा, उसके बाद सी, उसके बाद बी और ए।
राइट। तो अब हम गौर करेंगे कि पहली स्टेटमेंट क्या है और उसके हिसाब से हम राइट इसको फिल करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो पहली हमेशा ये आएगी कि कहेंगे कि भाई आर्म फिक्स है। अभी आपने सवाल को नहीं देखना, ठीक है। अगर आप ये टेबल फिल करते हुए सवाल को देखेंगे कि भाई ई एफ तो रोटेट कर रहा है 18 से, तो यहाँ पे हम 18 आना चाहिए, तो हम फिलहाल इसको भूल जाएंगे। फिलहाल ये सवाल को हम सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन ये जो टेबल है ना, ये फॉर ऑल मोशन है, यानी आप कुछ एक दफा टेबल को सॉल्व कर लेंगे, फिर आप नंबर जो भी दे देंगे वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल आप जब बनाएंगे तो यू डोंट हैव टू कीप इन माइंड, और रादर लाइक थ्रो दिस वैल्यू आउट ऑफ योर माइंड व्हाइल यू आर सॉल्विंग दिस, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ चीजें फिल करनी है विद फ्रेश, यानी आपको एक माइंड के साथ करनी है। डू नॉट कीप एनीथिंग फ्रॉम द क्वेश्चन रिगार्डिंग द आरपीएम्स। तो पहली चीज क्या कह रहे हैं कि भाई आर्म फिक्स्ड है, ठीक है, आर्म को हमने पकड़ के रख दिया, और गियर सी जो है वो रोटेट करता है +1 रेवोल्यूशन, यानी एक रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आए, इस तस्वीर में देखें, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इस गियर को कर दो फिक्स, ठीक है। इसको हम यानी हाथ से पकड़ लेते हैं, बिल्कुल इसको जैम कर लेते हैं, और हम गियर सी को घुमाएं, गियर सी को यानी सेंटर मोस्ट वाले को घुमाएं, ठीक है। तो अब अगर आप गौर कर रहे हैं, अगर इफ यू आर लिसनिंग टू मी केयरफुली, तो मुझे अगर आप मैसेजेस में थोड़ा सा जवाब भी साथ में देते रहेंगे तो आई विल फील गुड। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर मैं ई एफ को फिक्स कर लूँ, इसको फिक्स कर लूँ, ठीक है, और सिर्फ इस सी को घुमाऊं, सी वाले को हाथ से पकड़ के मैन्युअली एक रेवोल्यूशन घुमाऊं, ठीक है, तो मुझे बताएं सी ने कितने रेवोल्यूशंस किए। अगर मैं सी को एक चक्कर घुमाता हूं पूरा एंटी क्लॉकवाइज, तो हाउ मेनी टर्न्स हैज द गियर सी कवर्ड? 1, गुड, ठीक है। तो अब हमने ये आस्ते से इससे पता करना है कि अगर हम सी को एक दफा घुमा रहे हैं तो बी कितना घूमेगा, ये कैसे पता लगेगा भाई? बी कितना घूमे, हाँ, गियर रेशो, ग्रेट। तो गियर रेशो जो हम निकालते हैं ना, वी एक्चुअली लुक एट द नंबर ऑफ टीथ नाउ। अब आपको आइडिया होगा कि नंबर ऑफ टीथ से गियर रेशो या डायमीटर से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डाया का कोई यहाँ पे हिंट नहीं गिवन, तो नंबर ऑफ टीथ का अलबत्ता गिवन है। तो हम नंबर ऑफ टीथ से वो चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम टेबल को फिल करने जाएं, तो अगर हम पहली आर्म को फिक्स कर दिया, तो आर्म की आरपीएम कितनी हुई? 0। इस तरह भी आपने जवाब दिया कि भाई गियर सी जो है वो +1, चूंकि हमें स्टेटमेंट ही यही है कि वो +1 घूम रहा है। हाँ, अलबत्ता गियर बी जो है वो गियर रेशो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो हमारा जो उसूल रहता है वो दैट इज ड्राइविंग ओवर ड्रिवन। यहाँ पे जो टी है ये नंबर ऑफ टीथ को शो कर रहा है, वो बुक के अंदर, पुरानी वाली बुक के अंदर यानी शिगले के अंदर वो एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे वो नंबर ऑफ टीथ को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टी सी अपॉन टी बी। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्यों आ गया? सर क्योंकि बी जो है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर सी को, अगर, ग्रेट, गुड, ऐसा ही है। तो अगर यहाँ पे सी को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, लेट्स सपोज अगर इसको मैं इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, यानी अगर उसको मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ यूं करके, तो बी जो है ना वो यूं घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जो भी डायरेक्शन सी की होगी, एक्सटर्नल गियर्स के अंदर ये होगा कि जो एक्सटर्नल गियर्स जब भी मैश करते हैं, तो ए जिस डायरेक्शन में घूमेगा, बी उससे रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव अ नेगेटिव हियर। अच्छा, अब गियर ए की बात करें, तो ये जो गियर ए है, गियर ए, ठीक है, अब हमने ये पता करना है कि अगर ई एफ फिक्स्ड है, सी ए घूम रहा है, तो हमने गियर रेशो से बी का पता लगा लिया। तो इसी तरीके से सेम यूजिंग द गियर रेशो, तो हम ए का भी पता लगा सकते हैं। वो कैसे? कि अगर हम स्टेज वाइज देखें, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टी सी अपॉन टी बी किया था हमने यहाँ पे, टी सी अपॉन टी बी, ठीक है। तो टी सी अपॉन टी बी आ गया यहाँ तक का, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे टी बी अपॉन टी ए से, ठीक है। टी सी अपॉन टी बी, फिर टी बी अपॉन टी ए। यहाँ पे स्टेज वाइज चलेंगे कि यहाँ पे अगर हम इस स्टेज पे देखें तो ड्राइविंग सी है, ड्रिवन बी है, और यहाँ पे ड्राइविंग बी है, ड्रिवन ए है। और ये चीज़ आपको यहाँ पे नजर आएगी कि टी सी ओवर टी बी ओवर टी ए, ठीक है। तो ये कट कटा के तो ये बन रहा है, लेकिन आप ये जहन में रखिए फिलहाल।
क्योंकि अगर आपको फॉर्मेशन समझ आएगी तो ये तो नंबर आप सॉल्व कर लेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि जब गियर से सी से हम बी में गए तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई, जब हम गियर बी से गियर ए में जा रहे हैं तो डायरेक्शन सेम ही रह रही है। अल्टीमेट आंसर उसका इसका भी नेगेटिव में और इसका भी नेगेटिव में। इसकी क्या वजह है? अगर आप फिगर को सही तरीके से देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, जस्ट लुक कि अगर हम बी को मैं इस क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो गियर ए उससे किस डायरेक्शन में घूमेगा? अगर मैं इसको यूं घुमा रहा हूँ, बी को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो ए की डायरेक्शन क्या होगी? सर ए भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। बिल्कुल। उसकी वजह ये है उसकी वजह ये है, आप लोग अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि जब हम एक्सटर्नल टीथ्स यानी एक्सटर्नल वाले को घुमाएंगे तो डायरेक्शन चेंज होती है, जब एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल आपस में मैश होते हैं तो डायरेक्शन वही रहती है। ठीक है, तो जब ये यूं घूमेगा तो हमें पता लग रहा है कि ये भी यूं घूमेगा क्योंकि इंटरनल है। ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे साइन के अंदर कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब ये वाली पहली लाइन तो हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरे में ये क्या कह रहे हैं कि भाई आर्म फिक्स्ड, गियर सी रोटेट्स थ्रू प्लस एक्स रेवोल्यूशन। अब वो कह रहे हैं कि नहीं भाई एक रेवोल्यूशन नहीं है, एक्स रेवोल्यूशन। तो अब वो x2 भी हो सकता है, x1 भी हो सकता है, x10 भी हो सकता है, x100 भी हो सकता है। तो और कुछ नहीं करना कि ऊपर वाली जितनी वैल्यूज हैं उन सबको हमने x से मल्टीप्लाई कर देना है। कि अगर मिसाल तौर पर ये 1 घूम रहा था तो ये इतना था, अगर ये ट्वाइस होगा तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर ये 5 था तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगली लाइन में आप देखेंगे तो और कुछ नहीं किया हुआ, बल्कि ये किया हुआ है ये 0, क्योंकि x को 0 से मल्टीप्लाई किया। आर्म तो फिक्स्ड ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्म फिक्स्ड। अगर हम सी को 2 दफा घुमाते हैं तो ये +2 हो जाएगा, और यहाँ पे टी सी अपॉन टी बी जो ना वो उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या यानी जो भी उसकी आरपीएम होगी सी की उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, तो ये तो हमें समझ आ जाती है। तो हमने उसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लिया, पहले हमने सिर्फ +1 के लिए किया था, अब हमने इसको जनरलाइज कर लिया फॉर एनी वैल्यू। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ऐड +y रेवोल्यूशंस टू ऑल एलिमेंट्स। अब ये भाई सवाल आता है कि भाई ऐड +y क्यों करें? ये जो ऐड +y है ना, ये बेसिकली ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है समझने के लिहाज से, और खास तौर पे अगर हम ऑनलाइन दें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें होपफुली विल गेट दिस रिजॉल्व इंशाल्लाह। तो इसकी समझने के लिए यहाँ पे थोड़ी डिस्क्रिप्शन जो ना मुझे लगता है ऐसे आधी अधूरी सी दी हुई है। इसकी डिस्क्रिप्शन में ये है कि अगर आप तमाम के तमाम गियर्स को फिक्स कर लें सिवाय आर्म, यानी सब गियर्स को आप ब्रेक लगा दें, सब गियर्स, यहाँ पे गियर्स 3 है, ए बी और सी, और एक एक्सटर्नल कैरियर है द आर्म। ठीक है, तो अगर आप आर्म को घुमाएंगे ना, अगर आर्म यूं रखी हुई है यहाँ पे और इस पूरे सिस्टम को आप घुमाएं तो सी और बी और ए ये रिलेटिवली तो नहीं घूमेंगे, लेकिन बजाते खुद, यानी अगर मैं इस सिस्टम को यहाँ से पकड़ के, यानी अगर आप मेरे जो पॉइंटर को देख रहे होंगे, मैंने इसको पकड़ लिया और उसको पकड़ के मैं इस आर्म को पूरा घुमा दूं, यानी एक पूरा रिवॉल्व एक दफा करा लूं, तो आप अंदाजा करेंगे और गौर करेंगे और थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो सी और बी और ए जितने भी गियर्स होंगे वो एक रेवोल्यूशन कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैंने पकड़ा और इसको मैंने घुमाया इस वाली लाइन तक, यानी पिंक वाली लाइन तक, तो आप मुझे बताएं ये जो गियर बी और सी का जो कांटेक्ट है, यानी फिर क्या होगा कि चूंकि ये फिक्स है सारे के सारे, तो गियर बी जो ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और आर्म जब यूं आ जाएगी तो गियर बी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप मुझे बताएं गियर बी पूरा घूम जाएगा, एक रेवोल्यूशन हो जाएगी गियर बी की पूरी। ठीक है, इसी तरीके से चूंकि ये आर्म घूमेगा तो ये सी भी इसके साथ घूम रहा है, तो पूरा सी का भी एक रेवोल्यूशन हो जाएगा, एंड सिमिलरली ए विल आल्सो कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, सो इसी वजह से तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली जनरलाइज कर लिया। इसने कहा कि अगर लेट्स सपोज ये आर्म जो है इफ इट मेक्स 10 रेवोल्यूशंस, सो दैट इंडिकेट्स कि सारे के सारे कंपोनेंट, सारे के सारे इंडिविजुअल गियर्स जो हैं वो उतने ही यानी रेवोल्यूशंस कर लेंगे। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे उन्होंने +y कर दिया। ठीक है, यानी जो पहले दो हैं वो गियर्स की वजह से हैं, और जो तीसरा इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो आर्म की वजह से और कैरियर की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप एक लाइन लगा लें और आप टोटल कर लें मोशन को, तो आप ऊपर से सबको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप 1 और 2 को देखें तो 1 और 2 एक ही चीज़ है,
लेकिन 2 वाला जनरलाइज है, 2 वाले के अंदर ये भी आ गया, तो यू विल ऐड ओनली 2 एंड 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस लाइन 2 एंड लाइन 3 को ऐड करेंगे। 0 प्लस वाई इज वाई, एक्स प्लस वाई इज एक्स प्लस वाई। यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट वाई माइनस एक्स टाइम्स टी सी ओवर टी बी। और यहाँ पे आप ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे टी सी ओवर टी ए बच गया था कट कटा के, तो दिस वाज लेफ्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस एक्स टी सी ओवर टी। ठीक है भाई, तो अब ये असल हमारी इक्वेशंस हैं। यहाँ से हम अपनी सारी जो भी यानी क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एग्जामिनर हमसे पूछेगा या वो जो क्वेश्चन करने वाला पूछेगा, तो हम उसको यहाँ से आंसर कर सकते हैं, राइट। तो अब उसको आंसर करने के लिए अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। ठीक है, अच्छा मुझे बात बताएं कि ये जो नंबर ऑफ टीथ है ना, गियर सी एक्स प्लस वाई प्लस 1 नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना माइक खोल के मुझे स्पीकर पे आप बता दें, माइक पे अगर आप बोलें तो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि x प्लस वाई प्लस 1 होना चाहिए ना, क्योंकि प्लस 1 भी जो पहला वाला जो है उसमें गियर सी जो है वो प्लस 1 हो रहा है, तो टोटल जब करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 1 होना चाहिए ना। हाँ, तो मैं अर्ज ये कहता, अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, देखो जो 1 और 2, ये जो लाइन 1 और 2 है ना जी, लाइन 1 और 2 दे आर सेम, बल्कि ये जो प्लस 1 है और ये जो प्लस एक्स है, प्लस चले आप जो अपना वो अभी कौन था जिन्होंने सवाल पूछा, हसन, अपना वो माइक बंद कर ले, ठीक है। और हाँ जी ये देखें टेबल जो ना वो तकरीबन सेम रहेगा बिल्कुल, यानी जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। अगर मिसाल तौर पर इसके अंदर गियर ई होता, गियर डी होता, तो यहाँ पे कॉलम बढ़ते हुए जाते, ठीक है, और आप उसमें से देखते हुए जाते कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। अदरवाइज ये चारों स्टेप सेम रहेंगे, ठीक है। और होगा आखिर में ये, यहाँ जो उनका सवाल रह गया हसन, वो ये कह रहे हैं कि भाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई कर दें। 1 प्लस एक्स प्लस वाई कर देंगे ना, तो ये एक एडिशनल चीज आ रही है, ठीक है। तो ये जो 1 है ना, ये सबको असल में 1 आपको समझाने के लिए था, असल में हम यहाँ पे आना चाह रहे थे। तो ये जो x है ना, ये खुद इसके अंदर ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो ये जो x वाली आई है, ये पहली वाली से ही आई है, यानी जो x, ये जो सेकंड रो है, ये हमने यहाँ यहीं से निकाली है ना। ये तो 1 हमने समझने के लिए किया था कि अगर C1 रोटेट करता है तो ये इतने हो जाएंगे। तो हम तो सर x मतलब वेरिएबल है, x वेरिएबल है, बिल्कुल x वेरिएबल है, तो x के अंदर जो ना वो कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं। तो ये 1 भी हो सकता है, अगर 1 रखेंगे तो ये वाले बन जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो वो फिर वो उसके लिए हमने x ले लिया है कि भाई इसकी तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल है बिल्कुल। हाँ, तो 1 सिर्फ स्टार्टिंग के लिए समझने के लिए था कि अगर C एक दफा रोटेट करता है तो बाकी कैसे हम निकालेंगे। अदरवाइज इसकी बजाते खुद ही अगर आपको समझ आ रहा है तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपसे ही नहीं चाह रहा कि आप एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी करके लिखें, आई डोंट वांट दैट। और अगर आप ये तीनों लाइनें भी लिख लेते हैं, हाँ अलबत्ता आपको हो सकता है यहाँ से कंफ्यूजन हो रही हो कि उसने चूंकि टोटल मोशन लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल मोशन लिखा हुआ है, तो टोटल मोशन में आप ये कह रहे हैं कि भाई सबको ऐड कर दो, तो ये यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है बराबर। आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था कि ऐड स्टेप 2 एंड 3 ओनली। ये तो सर इसी तरीके से अगर वो रेवोल्यूशन 3 4 होती तो फिर हम x की जगह वो वैल्यू पुट कर देते डायरेक्टली यस यस यस। नहीं अभी अच्छा एक और बात, मैं अभी आपको कहा था ना कि अभी आप सवाल को फिलहाल इसमें ना लेकर आए। अभी आप सवाल की जितनी भी वैल्यूज है ना, उसको आप फिलहाल इसके अंदर ना इनपुट करें। अभी आप फिलहाल पहले टेबल बना लें, क्योंकि अगर आप टेबल बनाने के दौरान उन वैल्यूज को जहन में लाएंगे ना, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। जब आप सवाल सॉल्व करेंगे अभी, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ बात, ठीक है। तो अब आपने एक दफा टेबल बना लिया, और सपोज कर लें कि हमने टेबल सही बना लिया, तो आपने सिर्फ ये जो लाइन 4 है ना, इसको देखना है बस। और आपने किसी चीज को इसमें से नहीं, ये सारी अब चीजें यूजलेस हो चुकी हैं, इनमें से किसी की भी वैल्यू को नहीं देखना। ओनली यू हैव टू लुक फॉर दीज ये जो फॉर्मूला आपके पास बन के आ गए, इनको देखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ, ठीक है। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि भाई ये बताओ कि अगर हमारे पास जो आर्म है वो घूम रही है 18 आरपीएम से, और गियर ए जो है वो फिक्स्ड है। अब आप डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर्स बी एंड सी। तो भाई गियर
गियर बी और सी की स्पीड निकालनी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे x प्लस वाई और ये वाला, ठीक है भाई। हम इस्तेमाल करेंगे फॉर द स्पीड कैलकुलेशन ओनली द लास्ट लाइन, द टोटल मोशन। हम इससे पहले कोई भी इन तीन सब वैल्यूज को डिस्कार्ड कर दें। एक दफा टेबल बन गया, इन सब वैल्यूज को डिस्कार्ड कर दें, ओनली यू हैव टू यूज दिस। अच्छा, अब मुझे बात पता है। अब देखें, अब उसने कहा है कि यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जो EF है, जो आर्म है, दैट रोटेट्स एट अ रेट ऑफ 18, यानी 18। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि आई वुड टेक दिस y की वैल्यू को 18 ले लूंगा, ठीक है। तो ये तो समझ आता है, ये तो y इज 18, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली बताया कि क्यों हम ये आर्म EF की बात कर रहे हैं, आर्म EF की जो स्पीड है दैट इज y। तो अब चूंकि वो क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, उसने कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। सो लेट्स टेक दैट एज, उसने कोई चीज नहीं गिवन है और 18 गिवन है, तो वी विल अज्यूम इट एज पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो y को हम डायरेक्टली 18 ले लेंगे, ठीक है। तो अब y तो पता लग गया, गियर C की स्पीड निकालने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी y की वैल्यू पता है, लेकिन x की वैल्यू चाहिए। नाउ फॉर x की वैल्यू हमारे पास एक और हिंट है। वो क्या हिंट है? कि गियर A इज फिक्स्ड। तो अब मुझे बताओ गियर ए की स्पीड कितनी हुई? व्हेन गियर ए इज फिक्स्ड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ गियर ए? 0। ग्रेट। तो अब मैं 0 को किसके बराबर लूंगा? आई वुड इक्वेट दिस, सर ये लास्ट वाली क्वेश्चन। हाँ, ग्रेट। नाउ दिस y माइनस x tc ओवर ta वुड बी इक्वेटेड टू 0 नाउ, क्योंकि ये कंबाइंड मोशन की हम बात कर रहे हैं। वहां पे जब हम ऊपर कर रहे थे तो हम एक इंडिविजुअल मोशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम सारे मोशंस का जो कॉम्बिनेशन है उसका जो रिजल्ट है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो क्या हमें नंबर ऑफ टीथ ऑफ ए पता है? 72 थे, अगर आपको याद नहीं है तो मैं अभी दिखा भी दूंगा, 72 थे। हमें सी के नंबर ऑफ टीथ नहीं गिवन है, तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं भाई? चलें थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं हमें सी का पता है, वो अभी हम सवाल कैसा है, सी के पता है। तो y की वैल्यू हमें पता है, डू वी नो द वैल्यू ऑफ y? हमें y की वैल्यू पता है। हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर, और TA की वैल्यू गिवन है डायरेक्टली, TC की वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं हमने निकाल ली, ठीक है। तो हम यहां से चूंकि ये 0 के इक्वेट किया, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे यही किया हुआ है कि वी नो that the speed of the arm is 18 rpm, therefore y is 18, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया था, अभी ठीक है। और इसके साथ साथ ये वाली टर्म को इक्वेट कर रहे हैं 0 के, ठीक है। और जब इसको 0 किया तो ये TC को 32 ले रहा है, जो शायद गिवन होंगे सवाल के अंदर ना, मेरे ख्याल से गिवन थे, हाँ, C हैज 32, बिल्कुल बिल्कुल गिवन है, दीज आर गिवन ऑलरेडी। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 40.5, ठीक है। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो जब x और y आ गया तो हम यहाँ से डायरेक्टली गियर C की तो वैल्यू निकाल सकते हैं, गियर C की RPM निकाल सकते हैं। तो गियर C की RPM क्या हो जाएगी भाई? 18 प्लस 40.5 which turns 58.5 RPM in the direction of the arm। चूंकि उसने डायरेक्शन ऑफ द आर्म हमने पॉजिटिव लिया था तो हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी आपको मिल गई है। Any questions till this point? जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो पॉइंट नंबर 3 है ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना ना। मैं आप अगर इस डायग्राम को अगर आप देखें, ये जो फिगर आपके सामने है, तो अगर आप यूं समझें कि भाई C और B और A, हम इनको आपस में एक दूसरे के रिलेटिव घूमने नहीं दे रहे फिलहाल, ठीक है। आप सपोज कर लें कि इस सिस्टम को मैंने पकड़ा और घुमाना शुरू कर दिया, यानी ये तो पूरा पेज घूम रहा है, मतलब मैं इस तरीके से घूम रहा हूँ कि ओनली वी आर रोटेटिंग दिस। इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ कि यहाँ से पकड़ के इस सेंटर के अबाउट, यानी E के अबाउट इसको मैं घुमा रहा हूँ। तो ये जो रॉड है EF, तो F यूं आएगा, F यूं इस पाथ को फॉलो करेगा, E अपनी जगह पे रहेगा, F यूं आएगा, यहाँ तक एक रेवोल्यूशन हो जाएगी। तो अगर मैं इसको
इसको मैं y कह लूँ तो y 1 भी हो सकता है, 2 दफा घुमाऊंगा तो y 2 हो जाएगा, 10 दफा घुमाऊंगा तो y 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी चीज और चीज को नहीं छेड़ रहा तो मुझे वो बताएं कि ये जब f को घुमाऊं नीचे लेकर आऊंगा तो b भी पूरा एक दफा घूम के आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि b इसके अराउंड नहीं घूम रहा तो c भी पूरा का पूरा घूम आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से a भी पूरा का पूरा घूम आएगा, a वुड ऑल्सो टर्न। ठीक है, पूरा का पूरा एक दफा घूमे, तो इसका मतलब ये होता है कि इससे हम ये यानी इन नंबर्स हम ये अखज़ कर सकते हैं कि अगर आर्म जो है वो एक दफा घूम रही है तो पूरा का पूरा सिस्टम एक दफा घूम रहा है। अगर ये आर्म 10 दफा हम उसको घुमा रहे हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम 10 दफा घूम रहा है। अच्छा, एक और मजे की बात, वो ये बात है कि हम इसको ऐड कर रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई कब होता है, क्योंकि आप देखें ये वाला जो मोशन था यहाँ पे हमने एक गियर रेशो को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो वो होता ही कि वो एक एक सिस्टम यानी स्टेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। लेकिन ये जो आर्म वाला है दिस इज एडेड, दिस इज नॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आई होप आई एम एबल टू कन्वे टू यू। तो अदरवाइज मैं इसकी और कोई अच्छी सी सिंप्लीफिकेशन निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन डेफिनेटली इट्स वेरी, इसके अंदर बहुत हिंड्रेंस होती है। तो अदरवाइज आप मुझसे यस, सो द डिफरेंस बिटवीन स्टेप 2, चलें ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। ये कह रहे हैं कि भाई एंड is the gear rotates at their own axis without being themselves fixed, while in step we keep them fixed and see how the whole system। हाँ, ये असल में हो ही रहा है। स्टेबल के अंदर अगर देखें ना, एनालाइज करें तो ये एक एक अलग अलग स्टेप को इंडिविजुअली हम देख रहे हैं, फिर हम उनको ऐड कर रहे हैं, यानी हम टोटल कंबाइंड मोशन ले रहे हैं। कंबाइंड मोशन की ये मतलब ये, अगर लेट्स सपोज ये आर्म भी घूम रही है और गियर बी भी घूम रहा है तो उन दोनों का इफेक्ट क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए उसने दो कंडीशन लगाई हुई। दो कंडीशन क्या लगाई हुई, एक उसने कहा कि भाई आर्म को हमने फिक्स कर, ए को हमने फिक्स कर लिया और आर्म जो है ना 18 घूम रहा है, वो भी निकाल सकते हैं। अगर इसका उल्टा कर देता है, वही कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप जो ना वो आर्म को फिक्स करो, ए को घुमाओ, फिर गियर बी और सी की स्पीड क्या होती। तो अब ये जो टेबल है ना, ये यही कर रहा है कि इंडिविजुअल हर एक का इम्पैक्ट ले रहा है, हर एक का इफेक्ट ले रहा है। इफेक्ट लेने के बाद अब ये कहेंगे, आप बोलेंगे कि भाई गियर सी को फिक्स। अब ये जो गियर्स होते हैं ना, ये आपस में सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं डायरेक्टली, तो ये तो मल्टीप्लाई हो ही हो रहे हैं। ठीक है, अलबत्ता आर्म को अलग से ऐड करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वो आर्म फिक्स सी रोटेट्स, आर्म फिक्स सी रोटेट्स थ्रू, और उसके बाद आर्म इज मेकिंग इतने रेवोल्यूशन। वो उसने ये नहीं कहा कि बी को घुमाओ, ए को घुमाओ, क्योंकि वो बी और ए इसके अंदर कवर हो जाता है, क्योंकि एक गियर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथा के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन आर्म जो है ना वो अलग है, उसको हम अलग से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू ऐड इट सेपरेटली टू दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप इसको आप एक दो दफ़ा सवाल को सॉल्व भी करेंगे, फिर हम आप मुझसे फिर पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे 58.5 आरपीएम कैसे आ गए। अब उसके बाद जो आखिरी सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये गियर बी की स्पीड बताओ। तो गियर ए के बी के लिए हमारे पास देखो वाई की वैल्यू मौजूद है, दैट इज 18। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी मौजूद है, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू 40.5, यस 40.5 है। टीसी की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 32। अब हमें टी बी चाहिए, तो ये नंबर ऑफ टीथ ऑफ बी कैसे निकालेंगे भाई। इसकी हिंट अगर मैं आपको दूं, इसकी हिंट ये है कि भाई देखो, जो भी मैश होते हुए गियर्स होते हैं उन सबका मॉड्यूल सेम होता है। जितने भी मैश होते हुए गियर्स होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उनका मॉड्यूल सेम होगा, उनका मॉड्यूल अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यूजिंग दिस फैक्ट, तो हम ये इस मॉड्यूल के थ्रू, बल्कि हाँ, और इसका ये अभी क्वेश्चन आपके सामने आ गई ना कि डायमीटर ऑफ पी जी, यानी ये डाया से इक्वेशन निकाली हुई है ना, तो ये डाया से इक्वेशन तभी बन सकती है जब मॉड्यूल सेम हो। तो हम अगर हम यहाँ से लेकर ए का डाया को ए के डाया को ले, तो ए का डाया या सॉरी ए के रेडियस को ले लेते हैं। तो यहाँ से ये अगर मैं इस रॉड से चलता हूँ और टूवर्ड्स दिस ए, तो अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से इस सेंटर से लेकर यहाँ तक सी का रेडियस आ गया। ठीक है, उसके बाद बी का पूरा डाया आ गया, बी का पूरा डाया, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए। क्या ये बात समझ आती है भाई। सेंटर से अगर हम इफ वी गो यानी अक्रॉस दिस लाइन, यहां से यानी इस पॉइंट से एंड तक जाते हैं, तो
आप सबसे पहले आएगा सी का रेडियस कवर हो जाएगा, उसके बाद हाँ उसके बाद बी का पूरा डाया यहाँ से यहाँ तक, दिस अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये रेडियस ऑफ ए बन जाएगा। यही काम ये किया हुआ है कि पूरा डी बी यानी बी का पूरा डाया, सी का रेडियस दैट इज इक्वल टू डी का सॉरी ए का रेडियस, और यहाँ पे चूंकि अगर हम इसको मॉड्यूल वाली इक्वेशन से रिप्लेस करें तो इनकी जगह पे, इन डी की जगह पे टी आ सकता है, इन नंबर ऑफ टीथ आ सकता है। ठीक है, तो इफ यू सॉल्व देम नंबर ऑफ टीथ, यहाँ पे आपको इसको आप सॉल्व करेंगे तो टी सी आपको पता है 32 है, टी ए 72 है, तो यहाँ से आपको टी बी की वैल्यू मिल जाएगी 20। और नजर भी आ रहा है कि टी बी के नंबर ऑफ टीथ कम होनी चाहिए सी से, क्योंकि सी साइज में बड़ा दिख रहा है। सही है, तो यहाँ से अगर आपको नंबर ऑफ टीथ मिल जाते हैं तो आपको वैल्यू सारी पता है, एक्स भी पता है, वाई भी पता है, टी सी पता है, तो आप इसके अंदर सिर्फ टी बी प्लग इन करके अपनी जो रिक्वायर्ड स्पीड है गियर बी की वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो वो आ जाती है 46.8 आरपीएम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ आरपीएम। यहाँ पे माइनस आ गया तो वो माइनस यानी ऑपोजिट हो गया, यानी जो आर्म की जो आपने स्पीड ली है, आपने पॉजिटिव ली थी तो ये नेगेटिव, अगर आपने वो नेगेटिव ली थी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, सो दैट इज इट। अब इसका ये कि अगर आप प्रोसेस को अच्छे से समझना चाह रहे हैं, और बल्कि समझना क्या चाह रहे हैं आप, कंपलसरी आपके लिए, आप ये जो अगले इसके जो 2 सवाल है ना वो आप इसको अच्छे से कर लें। एक एग्जाम्पल 13-13.7 और इसके साथ साथ 13-8। 13-8 हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन 13-7 और 13-8 को आप देख लें। मैं ये बुक ना अभी के अभी अपलोड कर देता हूँ गूगल क्लासरूम पे, तो आप वहाँ से फिर इसको एक्सेस कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग बेटा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि क्योंकि इस बार कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है तो रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती क्लास, नो रिकॉर्डिंग्स। ठीक है सर,